Hi students, welcome to HCH. Today we are going to discuss two important topics. One is about question pattern and another one is about case study. तो केस स्टडी डिस्कस करने से पहले हर एक स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पैटर्न जानना बहुत ज्यादा जरूरी है. So let's see what is the question pattern for business law. तो जैसा कि हर एक सब्जेक्ट में पार्ट ए और पार्ट बी रहता है, तो पार्ट ए में आपको सेम रहेगा. टोटल 8 क्वेश्चंस यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन. टोटल 8 क्वेश्चंस रहेगा और 8 में से आपको 5 लिखना है. एक क्वेश्चंस विल कैरी 4 मार्क्स. नॉट द ट्विस्ट इज इन पार्ट बी. बाकी सब्जेक्ट्स में पार्ट बी में कैसा रहता है कि आपको फर्स्ट का ए और बी लिखना रहता है, सेकंड का ए और बी. पर यहां पर आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहां पर जरा डिफरेंट है. तो पार्ट बी में आप देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 9 ए, फर्स्ट में एक नॉर्मल क्वेश्चन है, सेकंड में एक केस स्टडी है. उसी तरीके से बी में फर्स्ट में एक नॉर्मल क्वेश्चन है और बी में एक केस स्टडी है. सो यहां पर मैं ये बताना चाह रहा हूं कि आप इस तरीके से अटेम्प्ट नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर 9 का 1 लिख लिया फिर थर्ड लिख लिया, ए से 1 लिखा और बी से थर्ड लिखा. ऐसा नहीं कर सकते. आप चाहे ए लिखोगे या फिर बी लिखोगे. उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 में ए रोमन 1 रोमन 2, बी रोमन 1 रोमन 2. तो आप चाहे ए पार्ट कवर करोगे या फिर बी पार्ट कवर करोगे. आप ऐसा नहीं कर सकते कि क्वेश्चन नंबर ए रोमन 1 लिखे फिर बी का रोमन 2 लिखे. ऐसा नहीं कर सकते. आप और के ऊपर लिख सकते या फिर और के नीचे लिख सकते. सो दिस इज ऑल अबाउट क्वेश्चन पैटर्न. तो जैसा कि आपने देखा कि हर एक क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 2 से 3 क्वेश्चंस में आपको केस स्टडी है. तो केस स्टडी कहीं से भी आ सकता है. सो टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस मल्टीपल केस स्टडी. और केस स्टडी कैसा लिखते, कैसे स्टार्ट करते, उसको कैसे एंड करते, और वी विल डिस्कस सम इंपॉर्टेंट केस स्टडी. तो केस स्टडी के लिए आपको कंप्लीटली बिजनेस लॉ का नॉलेज रहना चाहिए. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज रहना चाहिए. एसेंशियल एलिमेंट ऑफ वैलिड कंसिडरेशन का नॉलेज रहना चाहिए. व्हाट आर द डिफरेंट राइट्स ऑफ ए कस्टमर, व्हाट आर द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर, ये सारे चीजों का नॉलेज रहेगा तो आप केस स्टडी सॉल्व कर पाओगे. So let's see what are the formats of business law case study. सबसे पहले we will talk about side heading. आप क्या क्या लिखोगे? तो सबसे पहला साइड हेडिंग है फैक्ट्स ऑफ द केस. दूसरा लीगल इश्यूज के बारे में लिखोगे, फिर लीगल रूल्स के बारे में लिखोगे, फिर डिटेल कंक्लूजन और जजमेंट, जो आपका जजमेंट रहेगा उस केस स्टडी पर, वो लिखोगे. सो लेट्स अंडरस्टैंड इन अ डिटेल वे. तो सबसे पहला केस स्टडी में आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखोगे. जो भी आपका केस दिया रहेगा वी विल अंडरस्टैंड थ्रू एग्जांपल आल्सो. फर्स्ट यू अंडरस्टैंड थ्योरी. तो जो भी आपका केस दिया रहेगा उसमें आपको फैक्ट्स लिखना है. व्हाट आर द फैक्ट्स ऑफ द केस स्टडी, उसको समराइज करना है, उसके की पॉइंट्स क्या क्या है उसको लिखना आपको. फिर उसमें लीगल इश्यूज क्या है. लीगल इश्यूज को आप कैसा समझोगे, आई विल गिव यू एग्जांपल आफ्टर फ्यू मिनट्स, फिर उसको समझ पाओगे कि लीगल इश्यूज में क्या बोल रहा हूं आप. देन द थर्ड पॉइंट इज लीगल रूल लिखना रहेगा कि भाई आप बिजनेस लॉ का रूल क्या बोलता है, व्हाट इज लीगल रूल इन दिस पॉइंट, वेदर दैट लीगल रूल विल अप्लाई हियर और नॉट. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू राइट अबाउट द कंक्लूजन, कि जो भी आपका कंक्लूजन निकला अकॉर्डिंग टू द बिजनेस लॉ, जो भी कॉन्ट्रैक्ट का लॉ है, जो भी राइट्स ऑफ द कंज्यूमर्स है, जो भी आपको आईटी एक्ट 2000 का जो भी लॉ है उसके अकॉर्डिंग जो आप कंक्लूजन निकला उसको आप लिखोगे. सो दीज आर द 4 थिंग्स यू आर गोइंग टू राइट इन बिजनेस लॉ केस स्टडी. नाउ लेट्स सी सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस लॉ केस स्टडी. So let's see one by one different types of case study. सबसे पहला केस स्टडी ये था कि ए ने बी को प्रॉमिस किया कि मैं आपको एक कार बेचूंगा 5 लाख रुपए में. लेटर ए ने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं भाई मैं ये कार नहीं बेचूंगा. अब यहाँ पर क्या है कि केस बन सकता है या नहीं बन सकता, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा. तो आप यू कैन सी ऑन द स्क्रीन फैक्ट ऑफ द केस लिखोगे कि ये चीजें हुए, जो भी इवेंट्स हुए, जैसे कि क्या क्या हुआ. A agreed to sell his car to B 5 लाख but later refused. The issue क्या है यहाँ पर कि whether A can deny his promise based on the absence of a written contract. यहाँ पर written contract नहीं है, क्या A deny कर सकता है?
तो आप लिखोगे, नेक्स्ट लिखोगे लीगल इश्यूज। लीगल इश्यूज में क्या है? इज अ रिटन एग्रीमेंट नेसेसरी फॉर अ कॉन्ट्रैक्ट टू बी वैलिड अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। फिर से बोल रहा हूं, सबसे पहले आप क्या लिखोगे? क्वेश्चन पढ़ लोगे आप। क्वेश्चन पढ़ने के बाद फैक्ट्स लिखोगे कि ए ने बी से प्रॉमिस किया था कि आपको कार दूंगा, पर ए ने बाद में डिनाई कर दिया। फिर लीगल इश्यू क्या है यहाँ पर कि क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट आप क्या लिखोगे? लीगल रूल। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में लीगल रूल क्या है? तो दीज आर द लीगल रूल इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। एक कॉन्ट्रैक्ट के वैलिड होने के लिए ये कहीं पर नहीं लिखा हुआ है कि रिटन होना चाहिए या ओरल होना चाहिए। एक कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होने के लिए फ्री कंसेंट होना चाहिए, कॉम्पिटेंट पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए। अगर ये चीज एब्सेंस है तो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं है। लेकिन अगर रिटन एग्रीमेंट नहीं हुआ तो भी कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है। फाइनली आप केस का कंक्लूजन क्या लिखोगे? तो A's refusal to sell the car is a breach of contract. B can file a case and claim compensation or specific performance. फिर से समझा रहा हूं आपको। सबसे पहले पूरे केस स्टडी को अच्छे से पढ़ो, उसके फैक्ट्स निकालो आप। फैक्ट्स निकालने के बाद लीगल आपको इश्यूज लिखो कि यहाँ पर इश्यूज क्या हो रहा है। फिर आप लिखोगे लीगल रूल फ्रॉम द रूल बुक जो आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में है या बिजनेस लॉ में है। और फाइनली आप लिखोगे आपको कंक्लूजन। अभी 3-4 और वी विल डिस्कस केस स्टडी, उसके बाद आप लोग क्लियरली समझ जाओगे। सो ये जो केस स्टडी है वो रियल लाइफ बेस्ड ऑन रियल लाइफ केस स्टडी। इसमें क्या हुआ था कि एक स्मोक बॉल कंपनी ने ये एडवर्टाइजमेंट डाला था कि जो भी ये स्मोक बॉल यूज करेगा, अगर इसको यूज करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा होता है तो आई विल पे रिवार्ड टू दैट पर्सन। तो एक पर्सन ने क्या किया, उसको यूज किया, कार्बोलिक स्मोक बॉल को यूज किया, और यूज करने के बाद भी ही गॉट इन्फ्लुएंजा। उसके बाद भी उसके इन्फ्लुएंजा ठीक नहीं हुए। तो उसने कहा कि भाई आप अपील करे थे कि आप मेरे को पैसे दोगे। अब ही हैज क्लेम द रिवार्ड कि आप बोले थे मेरे को कुछ रिवार्ड मिलेगा, कुछ पैसे मिलेगा, यू शुड गिव मी। नाउ द स्मोक बॉल कंपनी हैज डिनाइड कि नहीं, वी विल नॉट गिव मनी टू यू, इट वाज जस्ट एन एडवर्टाइजमेंट। तो जिस पर्सन को यूज करने के बाद भी इन्फ्लुएंजा हुआ था, वो पर्सन ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया। ये केस स्टडी रहेगा, इस तरीके का केस स्टडी रहेगा। अब क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि क्या उसके केस को कोर्ट एक्सेप्ट करेगा। नाउ लेट्स सी विद द हेल्प ऑफ दिस आंसर। फिर नेक्स्ट लीगल इशू क्या आता है यहाँ पर कि क्या एडवर्टाइजमेंट लीगली बाइंडिंग ऑफर है, क्या कोई एडवर्टाइजमेंट के थ्रू किसी के ऊपर केस कर सकता है। तो फाइनली आप देख सकते हो कि कोर्ट का डिसीजन कार्लिल के फेवर में आया। जिसने केस किया था एडवर्टाइजमेंट देखते हुए, उसके फेवर में ये केस आया। सेकेंड केस स्टडी है सैलमन वर्सेस सैलमन कंपनी लिमिटेड। तो इसके क्वेश्चंस दिए रहेंगे आपको फैक्ट्स लिखना है। फैक्ट्स कैसा, वो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि सैलमन पहले एक छोटा मोटा बिजनेस चला रहा था। आफ्टर फ्यू डेज ही हैज रजिस्टर्ड हिज बिजनेस इनटू अ कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस। उसने क्या किया, उसने अपने बिजनेस को कंपनी में रजिस्टर्ड कर दिया और मोस्ट ऑफ द शेयर उस कंपनी का खरीद लिया। फिर क्या हुआ कि एक दिन कंपनी बैंकरप्सी हो गई। अब कंपनी के पास पैसे नहीं है देने को, तो सारे क्रेडिटर्स और बैंक्स सैलमन के पीछे पड़ गए कि नहीं, मेरे को मेरे पैसे दो। तो आपको क्या लगता है कि क्या क्रेडिटर्स सैलमन के ऊपर क्लेम कर सकता पैसों के लिए, क्योंकि वो कंपनी तो सैलमन की थी। सो यहाँ पर लीगल इशू ये रहेगा, इज सैलमन पर्सनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द डेट ऑफ हिज कंपनी। क्या लोग उस जो कंपनी का कर्ज है, क्या लोग उससे वसूल सकते हैं? आंसर विल बी नो। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि जब भी कंपनी रजिस्टर्ड होती है तो कंपनी विल एक्ट एज एन आर्टिफिशियल पर्सन, और कंपनी के ओनर और कंपनी दो अलग अलग हो जाते हैं। जब भी कंपनी बैंकरप्सी में जाती है तो पीपल कैन नॉट क्लेम फ्रॉम द ओनर, द पीपल विल क्लेम फ्रॉम द कंपनी। तो ये केस में क्या हुआ, कंक्लूजन ये निकला कि क्रेडिटर्स या आम आदमी सैलमन से पैसे नहीं ले सकते, उसकी कंपनी से पैसे वसूल सकते। थर्ड केस स्टडी है मोहरी बीबी एंड दामोदर दास घोष।
ये सब रियल लाइफ केस स्टडी। अब इस केस स्टडी में क्या हुआ, आई विल डिक्टेट यू, आई विल टेल यू द फैक्ट्स ऑफ दिस केस स्टडी। दामोदर दास घोष ने, एक माइनर बच्चा था, उसने क्या किया, 20,000 का लोन लिया मनी लेंडर से, और मनी लेंडर से 20,000 का लोन लेने के बाद आफ्टर फ्यू डेज उसने पैसे रिटर्न करने से इनकार कर दिया। अब मनी लेंडर ने दामोदर दास के ऊपर केस कर दिया कि इस बच्चे ने मुझसे 20,000 रुपए लोन लिया। ये रियल लाइफ इंसिडेंट हुआ। लेकिन उसके मदर एक गार्जियन के तौर पे उन्होंने फाइल केस किया कि एक माइनर के साथ केस नहीं हो सकता, सो क्रेडिटर्स जो मनी लेंडर्स थे दामोदर दास से लोन पैसे नहीं ले सकते। तो इस केस में क्या हो सकता है, आपको क्या लगता है? यहाँ पर लीगल इशू ये है कि कैन ए कॉन्ट्रैक्ट विद ए माइनर बी इन्फोर्स अंडर कॉन्ट्रैक्ट लॉ? क्या इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते? यू नो द आंसर। तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपको आएगा। हो सकता है कि इसी केस स्टडी से रेफरेंस आपको क्वेश्चन आएगा कि किसी ने एक माइनर से 20,000 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, अब माइनर बाद में रिटर्न नहीं कर रहा, तो क्या ये केस बनेगा? तो आप लिखोगे पूरा डिटेल्स में कि एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एनी पर्सन कैन नॉट मेक कॉन्ट्रैक्ट विथ अ माइनर। एक माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट कोई भी नहीं कर सकता, इसलिए वो मनी लेंडर्स कैन नॉट क्लेम हिज मनी। यहां पर ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीटली वॉइड हो जाता। नेक्स्ट केस स्टडी इज लालमन शुक्ला एंड गौरी दत्त that we have already discussed in the classroom. Let's see the facts about this case study. यहाँ पर गौरी दत्त एक नेफ्यू है जो मिस हो जाता है, और उसने अनाउंस किया कि जो भी उस बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको मैं रिवार्ड दूंगा। लालमन शुक्ला उस जगह पर मौजूद नहीं था जब उसने अनाउंस किया, और थोड़ी देर में वो बच्चे को ढूंढ कर ले आया। और फिर लालमन शुक्ला स्टार्टेड क्लेमिंग कि नहीं, आपने अवार्ड अनाउंस किया था, अवार्ड को अनाउंस किया था, मेरे को अवार्ड चाहिए। तो गौरी दत्त ने कहा कि मैं आपको अवार्ड नहीं दूंगा। लालमन शुक्ला जाकर कोर्ट में केस कर दिया कि गौरी दत्त ने अवार्ड अनाउंस किया था, मैंने इसके बच्चे को ढूंढ कर लाया, ही इज नॉट गिविंग मी द अवार्ड। नाउ यू शुड टेल मी कि क्या लालमन शुक्ला सक्सेस होगा? इसी तरीके से फिर से मैं बोल रहा हूँ, क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन में कि आपको इस तरीके का केस स्टडी आएगा कि एक बच्चा खो गया था, वो उसका नौकर जाकर ढूंढने गया, और फिर जब वो ढूंढने गया तो उसके मालिक ने अवार्ड अनाउंस किया कि जो भी बच्चे को ढूंढ कर लाएगा उसको पैसे मिलेंगे, और फिर वो नौकर जाकर ढूंढ कर लेकर आ गया, लेकिन मालिक ने अपने नौकर को पैसे देने से इनकार कर दिया। तो क्या नौकर अपने मालिक के ऊपर केस कर सकता है? नाउ लेट्स सी व्हाट आर द लीगल इश्यूज इन दिस केस। लीगल इशू ये है कि कैन ए पर्सन क्लेम अ रिवार्ड इफ दे आर अनअवेयर अबाउट द ऑफर व्हेन परफॉर्मिंग द एक्ट? कोर्ट ये बोलता है कि जब गौरी दत्त अनाउंस कर रहा था, वो रिवार्ड अनाउंस कर रहा था, लालमन शुक्ला वाज नॉट अवेयर अबाउट द ऑफर, सो इट इज एन इनवैलिड ऑफर, इट इज एन इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। और दूसरा ये है कि ये उसकी जिम्मेदारी है, लालमन शुक्ला की ये जिम्मेदारी है क्योंकि वो उसका नौकर है। तो इस केस में गौरी दत्त की जीत हुई थी। Last case study, already I have uploaded all the case study. You can go through description box, you can see all the notes, you can see the case study. आप पढ़ोगे, इतना सिंपल और इतना इजी लैंग्वेज में है कि आपको समझ आ जाएगा। ये मैं लास्ट केस स्टडी डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज बेल्फोर वर्सेस मिसेस बेल्फोर। यहाँ पर क्या हुआ कि मिसेस बेल्फोर, मिस्टर बेल्फोर श्रीलंका में थे, मिसेस बेल्फोर यूके में थे। मिस्टर बेल्फोर ने कहा कि मैं आपको हर मंथ $500 भेजूंगा यूके के लिए। थोड़े दिन के बाद इन लोगों के रिलेशनशिप खराब हो गए और मिस्टर बेल्फोर हैज स्टॉप्ड सेंडिंग मनी टू मिसेस बेल्फोर। मिसेस बेल्फोर गई कोर्ट कि मेरा हस्बैंड पैसे पे नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर लीगल इशू ये है कि was the agreement a legal binding contract or just a domestic arrangement? यहाँ पर लीगल इशू ये है कि जो हस्बैंड वाइफ की जो बात हुई थी कि क्या इसमें लीगल इशू है, क्या लीगल बाइंडिंग है या जस्ट ए डोमेस्टिक एग्रीमेंट था। तो कोर्ट ये डिसाइड करता है, कोर्ट ये बोलता है कि हस्बैंड और वाइफ के बीच में जो भी बातें हुई दैट इज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट, वो लीगल एग्रीमेंट नहीं है
और इस केस को कैंसिल कर दिया जाता और मिस्टर बेल्फोर वंस अगेन वॉन द केस। तो एग्जामिनेशन में आएगा, हो सकता है इसी केस से रिलेटेड हो सकता है आपको एग्जामिनेशन में आएगा कि एक हस्बैंड ने एक वाइफ को कुछ प्रॉमिस किया था, थोड़े दिन के बाद उसने अपने प्रॉमिस को फुलफिल नहीं किया, क्या वो वाइफ अपने हस्बैंड के ऊपर केस कर सकती है? सो एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1986, जो भी हस्बैंड वाइफ के बीच में अरेंजमेंट्स हुए, जो भी बात हुए, जो भी प्रॉमिसेस बने, दैट इज नॉट अ लीगल एग्रीमेंट, दैट इज जस्ट अ डोमेस्टिक एग्रीमेंट। और इन लोगों के बीच में कोई भी केस नहीं हो सकता अनटिल अनलेस उसके लिए आप लीगली कुछ लिखा रहे हो, रिटन फॉर्म में बात कर रहे हो, एक थर्ड पर्सन को विटनेस बना रहे हो, वो ज्यादा जरूरी हो, देन इट कैन गो टू द केस। सिर्फ हस्बैंड ने कुछ बोल दिया कि हाँ मैं ये काम कर दूंगा, मैं ये फुलफिल कर दूंगा, और वाइफ उसके लिए उसके ऊपर लीगल चार्जेस नहीं लगा सकती। सो दैट्स इट अबाउट केस स्टडी। सो दैट्स इट फॉर द डे। अगर आपको वीडियोस अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। कुछ भी इश्यूज है, कुछ भी आपको फीडबैक देना, यू कैन गिव इट इन द कमेंट सेक्शन। सारे के सारे आपको नोट्स जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दैट्स इट, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।